जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करते, पहले से अपना प्लान करके रखते हैं। उनको 6 महीने 1 साल हो गया लगातार तैयारी करते हुए। बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए हो सकता है आपका फर्स्ट टाइम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। लेकिन जो साथी अभी तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं या उनको लगता है मेरी तैयारी सही से नहीं हो पाई, पहले एग्जाम दिए थे क्लियर नहीं हो पाए, उनके लिए कुछ बातें बताऊंगा। कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, सारी वो बातें जो बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उनको अप्लाई करना भूल जाते हैं या फिर अप्लाई कर नहीं पाते हैं। देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 2-3 महीने में आपका क्लियर हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार, या तो एसबीआई का, ग्रामीण बैंक का। साल में 3 मौके मिलते हैं अपने को बैंक के अंदर, और इस साल नहीं तो अगले साल अगर आप तैयारी स्टार्ट करोगे तयबद्ध तरीके से तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। छोटी छोटी दिखने वाली चीजें काफी बड़ी हो जाती है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कई बार हम इन चीजों को ज्यादा सीरियस लेते नहीं है, लगता है इनका क्या ही देखना, क्या ही पढ़ना। मैनेजिंग टाइम, प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक साथ, ये कोई एक के बाद एक तैयारी करने वाला स्टेप नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि पहले प्री की करूंगा तैयारी, प्री क्लियर हो जाएगा तो फिर मेंस की करूंगा, तो भाई आपका सपना रह जाएगा। नहीं होगा ऐसे, ये तरीका नहीं हो सकता। जिन स्टेट में प्री की कट ऑफ की ज़्यादा महत्व नहीं है, जहाँ पर कट ऑफ बहुत कम रहती है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहती है, अप्लाई करने वाले कम है, उन लोगों को प्री के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप ये दोनों साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको, तभी आप एग्जाम का जो क्लर्क बनने का सपना है वो पूरा कर सकते हो। अगर नहीं लेके चलोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपका। ये बहुत जरूरी है शुरू से ही आपका। इस बार अगर आप बिल्कुल नोटिफिकेशन आने के बाद अभी तैयारी करने की कोशिश कर रहे हो तो आप सिर्फ परी के ऊपर फोकस कर लेना। भाई आपका कम से कम परी हो जाए, आप मेन से बैठने लायक हो जाओ। अदरवाइज आप इस चीज को साथ में लेके चलोगे तो इसमें नहीं तो एसबीआई नहीं तो ग्रामीण बैंक में जरूर हो जाएगा आपका। प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं जो साथी इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं? जो सफल होते हैं वो देते हैं, जो बहुत कम अपने साथी सफल हो जाते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को नोट करते हैं। तो प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट का मतलब है आपकी किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, किसकी अब कौन सा सब्जेक्ट आपका मास्टर है, किसके ऊपर आपने ध्यान देना है। सभी के ऊपर बराबर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, ना सबके एक जैसे होते हैं और ना ही उसमें ऐसा है कि आपको सारे के सारे क्लियर करने हैं। अब प्री में इंग्लिश, रीजनिंग और जो न्यूमेरिकल का है, आप कोई एक सेक्शन वीक है कोई बात नहीं, आप सेक्शनल कट ऑफ का तरफ ध्यान रखिए, बस इतना ही है। बाकी ज्यादा पागल होने की जरूरत नहीं है। अगर इंग्लिश कमजोर है किसी साथी की, मैंने कमेंट्स देखे थे, तो उसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों को और मजबूत करिए ताकि इसका जो गैप है वो कवर हो जाए प्री के अंदर आपका, और आपको जो प्री की कट ऑफ है वो क्लियर कर लो। बाकी मेंस के लिए आपको मैंने पहले भी बोला था, प्रायोरिटी कुछ ऐसी होती है, जैसे जीए का सेक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है। किसी को इंग्लिश लगता है, किसी को रीजनिंग, किसी को क्वांट। देखिए, जो आपको पढ़ाएगा जो अपना अध्यापक टीचर, वो कोशिश करता है अपने सब्जेक्ट को अच्छा बताने की, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। और क्वांट का सेक्शन मेरे हिसाब से बोलता हूँ, फिर कोई बोले कि यार ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से मेंस के जो एग्जाम में क्वांट का सेक्शन ना तो आपका सिलेक्शन रोक सकता है ना आपको सिलेक्शन दिला सकता है। बहुत हार्ड लेवल आता है। आपका अगर बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, मास्टर हो, बहुत बढ़िया पकड़ है मैथ के अंदर, तो ठीक है। अदरवाइज पॉइंट के ऊपर ज़्यादा अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो कि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लो, बाकी रीजनिंग, जी और इंग्लिश पे ध्यान दे दो, हो जाएगा आपका। हो जाएगा का मतलब ये नहीं है कि बैठे हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। मॉक टेस्ट सभी देते हो, लेकिन उसका वैल्यूएशन करते हो? आप दिन में 4-4 मॉक टेस्ट लगाते हो, किसी में 55 आ गए, किसी में 60 आ गए, किसी में 70 आ गए, किसी में 40 आ गए, आप उससे खुश हो जाते हैं, हाँ इतना स्कोर आ रहा है। बाकी का जो 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 बचते हैं, कुछ गलत होते हैं, उनको वैल्यूएट करना जरूरी है कि क्या कमी रही, क्यों नहीं कर पाया, टाइम कहाँ मैनेज करना है। उसके बाद आपने देखना है किस किस क्वेश्चन पे आप अटके थे, उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो। छोटी छोटी दिखने वाली चीज़ है ना, जो सिलेक्शन ले जाते हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, और ज़्यादातर इनको इग्नोर कर देते हैं। बोला क्या ही बात है, इनको क्या ही सोचना है, मॉक टेस्ट लगा लिए, 55-60 नंबर ले लिए, बस खुश हो जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन छूट गए उनको सारे कंप्लीट करना है। क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है। आप 4 मॉक टेस्ट की बजाय 1 लगा लो, 2 लगा लो, लेकिन आप उसका पूरा कंप्लीट एनालाइज करना बाद में कि क्या क्या गलती रही, कैसे कैसे रही, और मैंने अभी क्या करना है। टारगेट, बिना टारगेट के तो आप चलना ही बेवकूफ़ी है। अगर आपको आपके स्टेट की कट ऑफ का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से कंपेयर करके अपना टारगेट लेना है। और मॉक टेस्ट में हर वर्ष से 5 से 7 नंबर आपके ऊपर आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी एक ऐसा फैक्टर है। हो सकता है अभी आप 60-70 स्कोर कर रहे हो और नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर डाउन हो जाए, आसान शिफ्ट कंसीडर हो जाए,
वो उसके हिसाब से देख के अपनी तैयारी अपने हमेशा ऊपर लेके चलनी है। अब आ जाती है चीज़, देखिए सबको बताते हैं बचपन से, ये ऐसे ये कोई नई भी चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ है देखिए सेल्फ मोटिवेशन। और एक सर्विसमैन हो यार, 1 लाख के आसपास की तनख्वाह आपको मोटिवेट कर देनी चाहिए, आपकी नींद हराम हो जानी चाहिए इस चीज़ के लिए। कई बार ऐसा आता है कि बहुत अच्छे टेस्ट अपने मॉक टेस्ट जा रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी जा रही है, कभी-कभी ऐसा आ जाएगा बिल्कुल जिसके 60-70 का स्कोर जाता था 40-45 पे, कोई उससे भी नीचे आ जाए और आपका दिमाग खराब हो जाए, क्योंकि एग्जाम के नज़दीक कभी-कभी ऐसा दिन आता है कि बिल्कुल हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखना है लगातार। देखिए रिजल्ट मिलेगा, एकदम तो मिलेगा नहीं, आप 1 दिन, 2 दिन, सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना लग जाए, हो सकता है आप बिल्कुल ही 20-20, 30-30 का स्कोर ना कर पाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखो, बरकरार रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें सारी वही हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, जो साथी अपने इसमें अप्लाई करते हैं, एक-एक चीज़ को, छोटे से छोटी चीज़ को नोट करके रखते हैं कि क्या चीज़ कैसे करनी है, किस समय पे कितना करना, प्री में कितना समय देना, मेंस के लिए कितना समय देना, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी में रखना है, ताकि देखो मास्टर सब्जेक्ट एक होता है, सारे के सारे मास्टर किसी के नहीं होते। एक ऐसा होता है जिसमें आपकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है, वो आपका स्कोर बढ़ाने में काम आएगा। बाकी जो सेक्शनल कट ऑफ किसी की उससे नीचे नहीं जानी चाहिए, और वो एक हेल्पर वाले लगा लो, हेल्पिंग वर्ब है वो, बाकी सब्जेक्ट जो मदद करते हैं आपका स्कोर बढ़ाने में। सारे एक जैसे नहीं होंगे किसी के भी। एक और चीज़ है ये जिसके अंदर ईगो होता है ना, थोड़ा ईगो सब में होता है। जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी तो कुछ ऐसे होते हैं, मैं तो 2 सेकंड में ये देख के बता दूँगा, एक क्वेश्चन करने लायक है, नहीं लायक है, 5 सेकंड में बता दूँगा। या फिर खासकर पेपर के टाइम हुआ है आपके सामने। अब जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो और आपने कोई पजल सोल्व करी, आपकी 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लग गया, और उसके बाद 5 क्वेश्चन होते हैं, तीसरा या चौथे 5वें क्वेश्चन पे जाके पता चला कि जो आंसर दे रखे हैं उसमें तो आपका जो ये है, जो आपने इसका कंक्लूजन निकाला उसमें से कोई फिट बैठ ही नहीं रहा, फिर क्या करोगे? दिमाग खराब हो जाएगा एक बार के लिए, यार इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, सारे 5 के 5 क्वेश्चन गए और ये आपका 2-3 मिनट भी खराब होगी। अब क्या करोगे? दोबारा देखेंगे उसको फटाफट, दोबारा। ऐसा तो है नहीं कि दोबारा करने बैठ जाएंगे, हम कोशिश करते हैं कि गलती क्या करिए, थोड़ा उसी को करते हैं। अगर तो गलती जल्दी पकड़ में आ जाती है, ठीक है, नहीं तो उसके ऊपर 2-3 मिनट दोबारा खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार गलती पकड़ में नहीं आती तो इसका मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक है जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो ये 2-3 मिनट कब 8 से 10 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। फ्री की बात कर रहा हूँ मैं, मेंस में टाइम होता है लेकिन उसकी लेवल भी उतना ही होता है। फ्री में आपको 2-3 मिनट से माने 4 मिनट लगा दी, 5 लगा दी, वो 8 से 10 भी क्रॉस कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा अगर आप एक पजल में फंस के खड़े हो गए तो। फंसना नहीं है बिल्कुल भी। जो मर्जी हो जाए, कितनी आसान दिखने वाली हो सकता है उसके ऊपर आपका जबरदस्त पकड़ हो, लेकिन नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको, क्यों टाइम खराब करना। हमने इधर कोई इसके साथ वो थोड़ी करना कि मैंने प्रूफ करके दिखाना कि मैंने कर दिया। बस इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट मान लेना इस पूरे पार्ट का। ये चीज एग्जाम में अगर आड़े आगे आपके अगर ऐसे एटीट्यूड दिखा दिया आपने तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। बाकी तो सारा का सारा प्री है जो स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, स्पीड लेकिन गलतियां बचा के। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपसे 3 गलती हो रही है, 4 गलती हो रही है, तो आपको वो पकड़नी की गलती ना हो इसमें, नॉर्मलाइजेशन में और आपको नेगेटिव मार्किंग में क्यों फंसना। इन चीज़ों में बेनिफिट मिलेगा आपको, अगर जितनी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी उतना अच्छा आपका नॉर्मलाइजेशन में भी और वैसे भी स्कोर ठीक रहेगा। नॉर्मल सी दिखने वाली बात, छोटी छोटी बातें हैं। अगर जो फर्स्ट टाइम में तैयारी कर रहा है, अभी तैयारी करनी स्टार्ट करी है, इन चीज़ों को एक बार शेड्यूल के अच्छे तरीके से फॉलो करना स्टार्ट कर देना, जब तक आप एग्जाम क्लियर नहीं करते छोड़ना नहीं इस चीज़ को। हाँ, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। प्री के लिए कोई आप पेड कोर्स ले रखा है, लेते हो तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है 2-3 महीने बचे हैं, बेसिक अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मैथ्स में अपना स्पीड मैथ ज़्यादा होता है इसके अंदर, और ये के अंदर स्पीड मैथ ही है जो बहुत है आपका क्लियर करने के लिए। इंग्लिश है, आप एकदम तो देखो 2-3 महीने में, मैं ये फिर ये कहूँगा 2-3 महीने में ऐसा कुछ कोई ऐसी औसत नहीं है जो आपको दे दी जाए, घोट पी जाओ और आप क्लियर कर लो। अगर जिन स्टेट्स में कट ऑफ कम रहती है उसमें आप कर सकते हो, तो आप वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है, प्री के लिए काफ़ी है, आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद एडवांस के लिए अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी खुद तैयारी कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप किसी का भी पेड कोर्स ले लेना जिनकी आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे। बाकी बुक्स कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल मैथ की, रीजनिंग, इंग्लिश की लगभग सभी के पास होती हैं, जो भी कॉमन कोई भी मिले आपको तैयारी के लिए ले लेना। और आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बजाय जैसे एक पजल सोल्व करते हो, उस पजल को 1 से 2 बार करो। ज़्यादा बार करोगे, अलग-अलग तरीके से अलग-अलग मेथड अपना के, अलग-अलग स्ट्रेटजी करके, फिर आप उसके अंदर अच्छे तरीके से कर पाओगे। यानी आप एक मास्टर बोलते हैं ना, किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट का मास्टर हो जाता है बंदा।
कम जैसे सेम मैथ्स के अंदर भी आप कोई भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के या फिर स्पीड मैथ के रिपीट करोगे ना ज़्यादा किसी चीज़ को, तब ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अलग-अलग अप्रोच के साथ, अब वो नहीं, वो रटने वाली तो बात है नहीं कि हमने एक अप्रोच लगाई उसी को रटे जा रहे हैं। जितनी अप्रोच आप ढूँढ सकते हो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। फिर कहूँगा जो साथी सफल होते हैं, वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इससे भी बेहतर स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये सारी की सारी कॉमन बातें होती हैं जिनको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। हमारा क्या ध्यान रहता है, मॉक टेस्ट लगा लिया, वीडियो देख लिए, वो उसकी अपने नोट्स बना लिए, बस यही सब चीज़ है। हम कभी किसी चीज़ को कम टाइम देते हैं, कभी किसी को ज़्यादा देते हैं। आप जब तक आप अपनी प्लानिंग नहीं बनाओगे, बेहतर प्लानिंग प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, दोनों अलग-अलग हैं। फिर कहूँगा एक के बाद एक वाला स्टेप नहीं है, दोनों को साथ लेके चलोगे। खासकर जीए सेक्शन तो आपको लगातार करते ही रहना है। जीए का जो सेक्शन है उसको छोड़ना नहीं है, आप लगातार करते रहो, ये हर एग्जाम में काम आता है। और आप अगर साथ साथ में आपका स्टेट का भी कोई एग्जाम चल रहा है तो ठीक है, स्टेट के एग्जाम में क्या आता है, स्टेट जी की और थोड़ा मोटा अलग है, बाकी तो सारी की सारी वही चीज़ होती है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीए सभी में आते हैं। बाकी जो थोड़ा मोटा पार्ट बचता है वो आप साथ साथ में कर सकते हो, ऐसा नहीं है उसके लिए अलग से कुछ करना आपने। बाकी बैंक के लिए बस इतना ही है, तैयारी शुरू कर दो। पहली बात तो अब जितने साथी अभी रिटायरमेंट नहीं आए हैं, आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो इस चीज़ की। 1 साल 2 साल बचा हुआ है, जीए कर लिया, इंग्लिश, रीजनिंग, आपका एक बेस अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने आप को पॉलिश करना और एक बेहतर तरीके से प्लान करना है, सफलता आपके पास होगी। उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।